बड़ा सवाल ये है कि जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, बीते शाम तक एग्जिट पोल्स पर जो तमाम तरह की चर्चाएं थी, उन पर आम आदमी पार्टी ने खूब जश्न मनाया। हालांकि बीजेपी ने इत्तेफाक नहीं रखा एग्जिट पोल्स के नतीजों पर, और ये कहा गया बीजेपी की जानिब से कि ये नतीजे नहीं होंगे असल नतीजे, और नतीजे बदलेंगे। लेकिन शुरुआती रुझान आम आदमी पार्टी को खुश कर गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है अब्बास मेहंदी साहब, ये जो फेरबदल है ये बड़े से पैमाने पर होते जा रहा है। धीरे धीरे वोट का मार्जिन भी कम होता जा रहा है, और जितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी पहले आगे थी वो अब सिमटता सा जा रहा है। आपको लगता है कि आखिर तक काउंटिंग मुकम्मल होते होते कोई ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है जो सबको हैरत में डाल दे? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे ही नहीं बल्कि उससे पहले, इलेक्शन से पहले, अगर चूंकि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हमको ग्राउंड पे जाना होता था, हमने लोगों से बात की है, पूरा इलेक्शन कवर किया है, तो एग्जिट पोल के जो नतीजे थे उससे पहले ही ये लग रहा था। आप अगर 10 लोगों से बात करते तो चाहे उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया हो, लेकिन वो 10 में से 5 से 7 लोग केजरीवाल के काम से खुश थे। लोग उनको वोट देने की बात करते थे, खुलकर कहते थे। और अभी जो आपने कहा कि नतीजों में फेरबदल, अब मेरे ख्याल से ये आखिरी अदवार है, ये आखिरी दौर है, इसमें बहुत ज़्यादा अब फेरबदल नहीं होगा। हो सकता है 2-4 सीट आगे पीछे हो जाए। दूसरी बात, ये पूरा जो इंतखाब था, पूरी जो इंतखाबी मुहिम थी, इसमें आपने देखा कि पिछले 5 साल के काम का लेखा जोखा लेकर केजरीवाल घूम रहे थे। केजरीवाल ने अपने कामों को गिनवाया। उन्होंने फ्री वाईफाई, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री में ख़वातीन के लिए बस में सफ़र, 20,000 लीटर से ज़्यादा फ्री पानी, सस्ती बिजली, इन सब काम को लेकर वो टहल रहे थे। 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले शाहीन बाग का मसला होता है। तो अब अगर बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल के दावे खोखले हैं, केजरीवाल के दावों में दम नहीं, उन्होंने 4,000 मोहल्ला क्लिनिक कही थी, खोली 400। उन्होंने ये तो बता दिया कि 20,000 लीटर पानी आता है, लेकिन क्या आप जो टोटी से पानी आता है क्या वो पीने लायक है? तो बीजेपी को इन बातों को और उजागर करना चाहिए था। बीजेपी को इन बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना चाहिए था कि जितने दावे हो रहे हैं उन दावों की हकीकत ये है। लेकिन बीजेपी ने इन 4.5 साल, ये 5 साल जो सरकार चलाई, उसको छोड़कर 2 महीने पहले का मुद्दा उठा लिया और इसको पोलराइज किया गया। शाहीन बाग दिल्ली असेंबली इंतखाबात के महवर मरकज में आ गया। अलग अलग बयान दिए जाने लगे कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि करण शाहीन बाग में जाए, गोली मारो गद्दारों को, या शाहीन बाग में बैठे हुए लोग गद्दार हैं। फिर वो ISIS का अड्डा बन गया। हद ये हो गई कि योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने राजस्थान के अलवर में राजस्थान असेंबली इंतखाबात में हनुमान जी को दलित बताया था, उन्होंने केजरीवाल की दलित भक्ति पर सवाल उठाए। केजरीवाल के काम पे आप ये गौर कीजिएगा, केजरीवाल के काम पर सवाल नहीं उठाया कि आप ये जो दावा कर रहे हैं उसकी हकीकत ये है, डेटा ये है, हकीकत ये है। जबकि ऐसा हो सकता था, लोगों को अवेयर किया जा सकता था, बताया जा सकता था कि साहब जो बताया जा रहा है उसकी हकीकत ये है। लेकिन किसी भी पार्टी ने ये न, कांग्रेस तो गुटबाजी का शिकार रही, क़यादत का शिकार रही, चेहरे का शिकार रही। बीजेपी भी चेहरे का शिकार रही। जिस पार्टी के पास मदन लाल खुराना जैसा लीडर रहा हो, जिस पार्टी के पास साहिब सिंह वर्मा जैसा लीडर रहा हो, जिस पार्टी के पास अभी हर्षवर्धन जैसा लीडर है जो दिल्ली को समझता है, दिल्ली की गलियों में जो टहल चुका है, दिल्ली के लोगों को समझता और बूझता है, उसको आप उस पार्टी ने एक मनोज तिवारी जैसे लीडर के हाथ में कमान सौंप दी। तो कुल मिलाकर ये जो इस दिल्ली इंतखाबात में का जो रुख बदला इंतखाबी तशहीर के दौरान, उसमें आप जब लोगों से मिले, उस दौरान जो मुलाकात हो रही थी, तो लोग ये कह रहे थे, चूंकि हिंदुस्तान की आवाम 80% सेकुलर है, लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली इंतखाबात के नतीजे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की सियासत की किस्मत तय करेंगे। कि ये आप जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वो नेशनलिज्म, या जो शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हैं उनका नेशनलिज्म, किसके नेशनलिज्म को चुना जाएगा? आप अपने राष्ट्रवाद और विकास की बात कर रहे थे, वहां शाहीन बाग में भी बैठे लोग नारे लगा रहे थे कि आओ हमारे साथ चलो, हम संविधान बचाने निकले हैं। गांधी जी की फोटो लिए हुए थे, बाबा साहब अंबेडकर साहब का फोटो लिए हुए थे, भारत का बड़ा सा नक्शा उन्होंने बनाया हुआ था, और लोग तिरंगा अपने गालों पर, अपने चेहरों पर तिरंगा, हर शख्स के हाथ में तिरंगे का परचम था। तो ये इस नतीजे तय करने वाले थे कि कौन सा नेशनलिज्म आगे चलेगा हिंदुस्तान में। तो बहुत ही इत्मीनान बख्श बात है हिंदुस्तान की सियासत के लिए, हिंदुस्तानी समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, कि अब मंदिर मस्जिद, जात पात
ऊंच नीच, भेदभाव, इससे हटकर अब जो सियासत होगी वो काम वाली सियासत होगी, तरक्की वाली सियासत होगी, विकास वाली सियासत होगी। बिल्कुल ठीक कहा अब्बास साहब आपने, और एक एक अल्फाज इसलिए आपका समझ में आता है क्योंकि हमें मालूम है कि ग्राउंड पर उतरकर आपने लोगों की नब्ज टटोली है। इलेक्शन के मद्देनजर आपने लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, वो किसी तबके से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। राजीव रंजन साहब, जो अब्बास साहब ने अभी बात कही, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि मुल्क के लोग ये समझते हैं और दिल्ली इलेक्शन ये बताने के लिए काफी है दीगर मुल्क के लोगों को कि जरूरी नहीं कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन वही है जो आप लोगों को बता रहे हैं। ये लोग आइन को समझने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले और दुनिया के इस सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के निजाम को समझने वाले लोग जानते हैं कि दरअसल नेशनलिज्म की डेफिनेशन है क्या। उस पर ज्यादा वक्त तक लोगों को कंफ्यूज नहीं रखा जा सकता। मुमताज जी, अब्बास साहब ने जो भी मुआयना किया, जो सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण करने के बाद जो आज जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाई, उसमें मैं उस बात से सहमत हूं, क्योंकि ये बात सही है कि आज का जो पब्लिक है, आज का जो जनता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, अब उसके चक्रव्यूह में कोई भी फंसना नहीं चाहता है। क्योंकि क्या है कि हर कोई तरक्की चाहता है, हर कोई विकास चाहता है, और वो विकास और तरक्की ही वो सारी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कह सकते हैं, चाहे किसी भी समाज को प्रोटेक्ट करना हो, देश को प्रोटेक्ट करना हो, राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना हो, वो सबसे बड़ा मुद्दा वही होता है जो जनता के लिए होता है, और जनता जो हमेशा उसी चीज का आस लगा के बैठा होता है। जो भी राजनेता आता है, चाहे किसी भी, चाहे लोकसभा से अगर वो जीत के आए, विधानसभा से जीत के आए, या फिर आपके इस आपका एमसीडी के इलेक्शन से वो जीत के आते हैं, जनता जो बैठी है, चूंकि जो एक इसका आप कह सकते हैं कि ट्रिपल जो एक स्टेज बनाया गया है, तो उसमें जो राजनेता या जो नेता होते हैं उनका काम होता है, जो कि वो जनता का प्रतिनिधि होता है जी। कुछ नेता ऐसे होते हैं कि वोट लेने के बाद वो सीधे जब असेंबली में जाते हैं या पार्लियामेंट में जाते हैं या फिर एमसीडी का जो उनका हाउस है वहां जाते हैं, फिर वो जनता की सारी वादे, सारी बातें को भूल जाते हैं। भूलने के बाद, क्योंकि जनता एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि लोकतंत्र में कि जनता के वोट से ही आप यहां का राजा बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं। अगर जनता के साथ आपने दगा किया तो निश्चित रूप से जनता आपको बख्शेगी नहीं, और जनता आपको उसका परिणाम अपने वोट, चूंकि उनके पास सबसे ज्यादा जो अगर ताकत है, शक्ति है, तो उसमें जब इलेक्शन का टाइम आता है उसमें दिया जाता है, और इसको भली भांति जनता समझ चुकी होगी। अगर आज के डेट में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी को वोटिंग हुई है और किसी का नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं रीजन है, उसके पीछे पब्लिक ही है। अब जो है मुमताज जी, जो लोगों का जो एक पॉलिटिकल राजनीति जो पहले चला करता था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी भी क्यों ना हो, या कोई और भी पार्टी हो जो क्षेत्रीय पार्टी हो, अगर वो चाहती थी कि हम जातिवाद के बेस पे, धर्म के बेस पे हम पूरी पॉलिटिक्स को चला ले, राजनीति को चला ले, तो अब उस चीज को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लोग चाहते हैं, धर्मों के बीच में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जो अभी शाहीन बाग का चल रहा है। अगर शाहीन बाग में मैं बिना किसी पार्टी की बात किए हुए, पार्टी से ऊपर और देश के ऊपर अगर हम इस बात को करें कि हमारे चाहे किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनको वहां जाकर लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए थी, उनको बात बतानी चाहिए थी। वहां जो जनता बैठी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है कि आप रोड पे नहीं बैठ सकते।